बाय साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2। नॉर्मल के पास न जाके नॉर्मल से दूर जाता है। मिराज इफेक्ट वगैरह सब इसी के वजह से होता है, पता है आपको। रेगिस्तान में रिफ्रैक्शन अकर होता ही नहीं है, मतलब वहां पे आपने मिरर नहीं रखा, आपने कुछ नहीं रखा। स्वागत है बेटा आप लोगों का। लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके थे, स्नेल्स लॉ पढ़ चुके थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ चुके थे, ठीक है। एंड वो सारे कॉजेस जान चुके थे कि क्यों रिफ्रैक्ट होता है, अपना पाथ डेविएट क्यों करता है लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होता है, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में अपन ने इस कॉन्सेप्ट को समझा था, अरे हाँ या ना, ठीक है, और डेरिवेशंस की थी। तो बच्चे आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब, दिस इज आवर ग्लास स्लैब। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करवाया कि ग्लास स्लैब के थ्रू जब रे ऑफ लाइट जाता है तो अपने पाथ से डेविएट होता है। क्या होता है? डेविएट, ठीक है, बढ़िया। तो कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ इंपोर्टेंट चीजें अपन करने जा रहे हैं। एग्जाम में सीधा आता है डिस्कस द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। समझ आ रहा है बेटा? या एंड ऑल्सो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। सभी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। तो लेट्स मूव, इसको अपन करते हैं डायग्राम को एक्सपोर्ट एंड देन थोड़ा करवाई शुरू करते हैं, और बहुत आसान रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रैक्टिकली समझ चुके हो। आप बोलोगे भैया प्रैक्टिकली कहां समझा हमने? फ्लैशबैक। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट ट्रैवल करता है तो वो अपना पाथ चेंज करता है। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा एमर्जेंट रे है। रिफ्रैक्शन के बाद इस स्लैब का थिकनेस क्या है? ज्यादा, देखो, और इस स्लैब का थिकनेस मैंने कम लिया। इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट ठीक ठाक हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था। इतना इधर डिस्प्लेस हुआ है ना, तो एक कम डिस्प्लेस हुआ है। उस केस में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट था क्योंकि उसकी थिकनेस क्या थी? ज्यादा। जितना ज्यादा थिकनेस उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे भूल तो नहीं गया तुम लोग? ठीक है ना बच्चे? ये हमारा ग्लास स्लैब था। क्या बच्चे? हमारा ग्लास स्लैब, बढ़िया। तो यहां से, ठीक है, रेजर लाइट से अपन ने रे ऑफ लाइट फेंका था, तो कुछ पार्ट, हल्का सा पार्ट क्या हुआ था? रिफ्लेक्ट हो गया था, और ज्यादातर पार्ट क्या हो गया था? रिफ्रैक्ट हो गया था। क्या हो गया था? रिफ्रैक्ट। अब यहां देखो, तो रे ऑफ लाइट यहां से गया, फिर इसने पाथ चेंज किया ऐसे, तो ये वाला इंसिडेंट रे कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? इंसिडेंट रे। ये छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। समझ आया नहीं आया? ठीक है। और ये बच्चा रिफ्रैक्टेड रे, कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो बाहर आ रहा है इस वाले पाथ से, ये हमारा एमर्जेंट रे, ये हमारा एमर्जेंट। बढ़िया, अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। यहां पे पूरा महसूस करो भाई, पूरा महसूस कर लो आप लोग। चलो मैं रेड कलर ले लेता हूं। यहां पे अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था। क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का, इसे आर कहेंगे। क्या कहेंगे? आर। यहां देखो, इसे जो कह रहे हैं, अच्छा, इसे आर ना कह के अपन क्या कह देंगे? R1, ठीक है। और इसे आई ना कह के बच्चे क्या कह देंगे? I1। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? तो ये क्या हमारा? ये हमारा R1। फिर यहां देखो, सिमिलरली देखो, जो डायग्राम आप थ्योरी में पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली भी एग्जैक्ट ऐसा डायग्राम आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? ये कोई दिक्कत है क्या? यहां देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंगल ऑफ पहला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। फिर यहां पे जो M पॉइंट पे, इसे एंगल मैं I2 दूंगा और इसे R2 दूंगा, क्योंकि एक बार ये रिफ्रैक्शन यहां पे हुआ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। दूसरी बारी रिफ्रैक्शन यहां पे हुआ, तो अब इस फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस फेस के लिए इंसिडेंट रे ये चीज है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? I2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? R2। चलेगा बच्चे? चलेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, कई लोग ने इसको एंगल ऑफ ई भी कहते हैं। क्या फर्क पड़ता है यार? एमर्जेंट, एंगल ऑफ एमर्जेंस,
इसको ई भी कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, ठीक है। सेम बच्चे यहां देखो, जब ये दोबारा इधर गया तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ इस पॉइंट पे, यहाँ हम नॉर्मल बनाओ, तो इसको मैं I2 नाम दूंगा बच्चे, क्या नाम दूंगा, I2, ठीक है, ठीक है। और इसे मैं क्या नाम दूंगा, R2। बढ़िया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से। ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, ये रहा हमारा एमर्जेंट रे। क्या सेम पाथ फॉलो कर रहा है, क्या सेम पाथ फॉलो कर रहा है, क्या नहीं, डेविएट हुआ है अपने पाथ से, ठीक है। इंसिडेंट रे, एमर्जेंट रे, ध्यान दो भाई, डेविएट हुआ है अपने पाथ से, डिस्प्लेस हुआ है। देखो ये मस्त ऐसे जा रहा था, ठीक है, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे जा रहा है, लिटरली शिफ्ट हो गया। लिटरली क्या हो गया बच्चे, शिफ्ट। यार शिफ्ट का मतलब क्या है, देखो इधर शिफ्ट का मतलब क्या है, ऐसे जा रहा है, मतलब जा तो ऐसे रहा था, सीधा ना जाके ऐसे जाके फिर ऐसे जाके ऐसे गया, जो ऐसे गया ना ऐसे, ये कह रहे हैं लिटरली शिफ्ट हुआ है। क्या हुआ है, अभी और अच्छे से बताता हूं, रुको भाई रुको, और अच्छे से बताता हूं। ये देखो, यहां देखो, मान लो यहां ग्लास स्लैब नहीं होता तो इंसिडेंट रे सीधा चला जाता, अरे इंसिडेंट रे सीधा चला जाता, नहीं चला जाता, पर रिफ्रैक्शन के बाद रे ऐसे जा रहा है, तो ये मस्त ऐसे जा रहा था, पर रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जाते जाते थोड़ा ऐसे शिफ्ट होकर ऐसे गया, जो ऐसे शिफ्ट हुआ ना बेटा, उसको आप कहते हो लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे, यानी ये वाला एम एन डैश, उसको आप क्या कहते हो, लेटरल शिफ्ट। एंड हम प्रूफ कर देंगे अभी बच्चे, हम प्रूफ कर देंगे कि जो इंसिडेंट रे था और जो एमर्जेंट रे है दोनों पैरेलल होता है, दोनों क्या होता है, पैरेलल। अब यहां देखो यार, यहां देखो, ये हमारा इंसिडेंट रे, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूं, ये हमारा एमर्जेंट रे, इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं, ये कभी भी आपस में कट करेंगे नहीं, करेंगे ना, दोनों हमेशा क्या होंगे, पैरेलल। और हम प्रैक्टिकली भी देख चुके हैं, अगर आप इसे पीछे एक्सटेंड करो और इसे आप आगे ले जाओ, दोनों क्या है बेटा, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। बहुत बढ़िया, अरे हाँ या ना। तो जब कभी भी आप इसे डिस्कस करोगे थ्योरी में, ठीक है, सीबीएसई के एग्जाम में आ गया, तो आप डायग्राम पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है, और थोड़ा सा जैसे नोट्स में लिखा गया है कि कंसीडर इंसिडेंट रे के एल ग्लास स्लैब है। अच्छा, ग्लास स्लैब की थिकनेस अपन टी मान लेंगे बच्चे, ग्लास स्लैब की अपन थिकनेस यानी चौड़ाई जो अपन है इसे क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना, बढ़िया। अब रुको भाई, दो पॉइंट पे यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ है, दो पॉइंट पे क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन, एट पॉइंट एल, ठीक है, एंड एट पॉइंट एम, बढ़िया, ठीक है बेटा। तो पहले पॉइंट एल को डिस्कस करो, ठीक है। अच्छा, यहां पे एयर है एंड डेफिनेटली ये ग्लास है बच्चे, क्या है बच्चे, ग्लास, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन म्यू जी मानेंगे, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन क्या मानेंगे, म्यू ए मानेंगे। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, ओ बहुत बढ़िया। एट या रिफ्रैक्शन एट पॉइंट एल, बढ़िया, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट एल। पॉइंट एल के लिए देखो क्या लगाएंगे भाई अपन, स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ लगाएंगे, स्नेल्स लॉ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू ए इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू जी इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ R1। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है बताओ, किसने बोला I1 आएगा, अच्छा यहाँ पे I1 आएगा, बिल्कुल ठीक, थैंक यू बेटा, डेफिनेटली, है ना, म्यू ए इंटू साइन I1 इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन R1, कोई दिक्कत वाली बातचीत, अरे पिछला लेक्चर क्लियर है ना, तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ से पूरा बाबा। भैया एक काम करते हैं, साइन I1 है, ये R1 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन R1 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे म्यू जी है, म्यू ए। अच्छा, इसको एक और चीज कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है जल्दी बताओ, म्यू जी ए, क्या कहा जाता है, म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, लेट इट बी एज इक्वेशन 1। अरे हाँ या ना, सेम चीज करेंगे हम कहां पे भाई, सेम चीज हम करेंगे
एम पे, है ना, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट एम। बहुत बढ़िया, पूरे बाबा। पर यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एम के लिए देखूं ना बच्चे, किसके लिए देखो, एम के लिए, ठीक है, तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, इंसिडेंट रे ग्लास में है और रिफ्रैक्टेड रे कहां है, बाहर है, एयर में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, अब इसे I1 ना देके मैं क्या दूंगा, I2, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R1 ना देके मैं क्या नाम दूंगा, R2। तो एट पॉइंट M के लिए स्नेल्स लॉ लगा लो भाई, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा लो। तो यहां पे साइन ऑफ एंगल ऑफ I2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये ग्लास में है ना, यानी म्यू जी इक्वल टू इसका, अब ये कहां आ गया, रिफ्रैक्ट होके एयर में आ गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ R2। नहीं आया क्या समझ, आ गया भैया, आ गया। नाउ लिसन, यहां भी एक काम करो, साइन I2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के, डिवाइड हो जाएगा म्यू ए म्यू जी। सॉरी, इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, लेट इट बी एज इक्वेशन 2। अरे हाँ या ना, बढ़िया। अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है, बस भाई जहां से रे आया, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ तो पाथ चेंज हुआ, फिर यहां दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ तो दोबारा पाथ चेंज हुआ। समझदार नहीं आ रहा है, यानी ग्लास से बाहर आ गया। मान लो ना, यहां हमने रखा हुआ है मस्त एक प्यारा सा मिरर, और मिरर हमने, सॉरी बेटा, मिरर हमने इस प्रकार रखा, मिरर हमने इस प्रकार रखा कि जो रे ऑफ लाइट एमर्ज हो रहा है वो जस्ट 90 पे इंसिडेंट हो, मिरर पे 90 पे इंसिडेंट हो, यानी नॉर्मल इंसिडेंस करवाया। पर आपको पता है जैसे ये रे ग्लास स्लैब से बाहर निकल के इससे टकराएगा, वो भी 90 के एंगल पे, तो ये दोबारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दोबारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अरे नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कर लेता है पाथ रे ऑफ लाइट। अरे हाँ या ना, बढ़िया भाई। और आपको पता है लाइट एक ना लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अगर देखो ये यहां से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो अगर उसी पाथ से वापस आएगा ना, सेम पाथ फॉलो करेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। अरे हाँ या ना, अब पता लगा दो एरो का मतलब क्या है इधर, मजा नहीं आया। ओके, दोबारा एम पे दोबारा एम पे क्या लगाओ भाई, स्नेल्स लॉ लगाओ। अगेन एट पॉइंट एम, बट फॉर रिवर्सिबल रे, रिवर्सिबल रे का मतलब समझ रहे हो बेटा, रिवर्सिबल समझ रहे हो। अब यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है, रिवर्स हो रहा है पूरा बाबा। यहां पे जो एंगल है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, R2। समझा नहीं आ रहा है। और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यानी म्यू ए इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ R2, ठीक है। और यहां पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, म्यू जी, यानी म्यू जी इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ I2। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्नेल्स लॉ समझ आया नहीं आया, बढ़िया भाई बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ऊपर करना पड़ेगा इसे, ऐसा ऊपर कर देते हैं, क्या दिक्कत है। मुझे एक बात बताओ बच्चे, साइन R2 है, साइन क्या है, R2, साइन I2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, डिवाइड हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ आ गया म्यू जी, और यहाँ आ गया म्यू ए, और इसको क्या लिखोगे जल्दी बताओ, इसको क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। नहीं आया क्या समझ, लेट इट बी एज इक्वेशन 3। या कुछ हो रहा है, किसको देख के कुछ हो रहा है, अरे जैसे तुम लोग अपने क्रश को देख के कुछ होता है तुम्हारे दिल में, वैसे ही इसे भी देख के कुछ होना चाहिए। और अब यह साइन I2 बाय साइन R2, साइन R2 बाय साइन I2, इन दोनों को कर देता है मल्टीप्लाई, कुछ ना कुछ आने वाला है बहुत मस्त, ठीक है। तो अपन करने वाले भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड 3, पूरे बाबा लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या है, साइन I2 साइन R2, साइन
I2 बाय साइन R2। बढ़िया भाई बढ़िया। और यहां का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बे? साइन R2 ओवर साइन I2। बहुत बढ़िया। यहां का राइट हैंड साइड क्या है रे? तो ऐसे रहने दो या ऐसे चलेगा, ये लिख दो, ये लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। और यहां देखो, यहां देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। पूरा बाबा ये ना चोलवे, कटम कटाई हो गया। क्या हो गया? कटम कटाई। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air into refractive index of air with respect to glass is equals to 1। वो भाई साहब ये इंपॉर्टेंट चीज है, पहले बता रहे हैं, न्यूमेरिकल वगैरह हर जगह यूज होगा पोस्ट प्रॉब्लम्स में। समझ आ रही है यार? कहने का मतलब क्या है भैया? अरे भैया कहने का मतलब क्या है? क्या देखो, और करके देखो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा? डिवाइड 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। Oh my God! अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, ठीक है, तो अगर आप उसे रिवर्स कर दोगे तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यार एक एग्जांपल दो क्या? एक एग्जांपल दे दूं? पक्का एग्जांपल के तौर पे यहां देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 होता है, ध्यान रखना, 1.5। ठीक है, समझा नहीं है? अगर हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो क्या हो जाएगा बताओ? अरे रिवर्स हो जाएगा। अरे भाई हद है यार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा? 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यानी इसका क्या करना हमें? उल्टा, यानी क्या हो जाएगा? 2/3। अभी भी नहीं आया क्या समझ? अरे अभी भी नहीं आया क्या समझ? कोई दिक्कत वाली बातचीत? पक्का यहां तक देखो, कोई दिक्कत है तो चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। क्या है अब यहां देखो यार भैया, ये तो समझ आता है 2 और 3 से हमने मस्त चीज निकाल लिया। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को दोबारा देखो, ये क्या है? म्यू जीए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये भी तो सेम ही है, म्यू जीए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब चलेंगे भाई यहां दोबारा, यहां पे एक और पेज में चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, अब दोनों ही आपस में इक्वल होंगे भाई, ये दोनों और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्या है? ये भी म्यू जीए है, ये भी क्या है? म्यू जीए। यानी साइन I1 बाय साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2 ओवर साइन I2। बढ़िया भाई बढ़िया। साइन I1 बाय साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2 ओवर साइन I2। नाउ अब ध्यान देना, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, बहुत मस्त रिलेशन बताऊंगा मैं आपको अभी। पूरा बाबा ना चोल वे, ये कौन सा एंगल है वे? R1। ये कौन सा एंगल है? I2। दोनों इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे अभी भी नहीं पता लगा क्या? यहां देखो भाई यहाँ ये भी नॉर्मल है, इस पॉइंट पे खींचा हुआ ये भी क्या है? नॉर्मल। तो ये क्या हो बच्चे? ये ट्रांसवर्सल की तरह है। क्या ये ट्रांसवर्सल की तरह? तो नॉर्मल भाई आपस में पैरेलल तो होंगे, ट्रांसवर्सल है। अब देखो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के तो इक्वल हो गई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यानी R1 I2 के इक्वल होगा। R1 किसके इक्वल होगा? I2 के। बढ़िया। R1 इज इक्वल टू I2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बढ़िया पूरे बाबा। अगर R1 I2 के इक्वल है तो दोनों साइड साइन ले लो ना भाई, साइन R1 भी तो साइन I2 के इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल है कटम कटाई, ये दोनों इक्वल है कटम कटाई, क्या बचा रे? क्या बचा? साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2। पूरा बाबा अगर साइन A साइन B के इक्वल होता है तो A B के इक्वल होता है ना। तो अगर साइन I1 इक्वल है साइन R2 के तो I1 तो इक्वल होगा भाई R2 के। नहीं आया क्या समझ? और अब यह क्या उखाड़ लिया आपने प्रूफ करके?
ये चीज इस चीज ने प्रूफ कर दिया, बताऊंगा मैं आपको, इस चीज ने प्रूफ कर दिया जो इंसिडेंट रे है और जो एमर्जेंट रे है वो दोनों आपस में क्या है बच्चे, पैरेलल, आपस में क्या है, पैरेलल। देखो भाई इधर, बढ़िया, यहां देखो, अभी हमने प्रूफ किया कि I1 इक्वल हो गया R2 के, I1 इक्वल हो गया R2 के। यार भैया तो उससे ये कैसे प्रूफ होता है, जो KL है यानी इंसिडेंट रे क्या है बच्चे, KL, और जो एमर्जेंट रे को क्या है, MP। इसे प्रूफ कैसे होता है कि दोनों पैरेलल है? तो मैं कहूंगा रट्टा मार लो, नहीं भाई गलत बात है, रट्टा नहीं मारना चाहिए, वैसे तो याद रखना ही है, पर थोड़ा लॉजिक लगा लो, थोड़ा सा लॉजिक लगा लो। अरे इसको मैं अगर आगे आगे एक्सटेंड करूं, अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं, ध्यान देना ध्यान देना, आगे एक्सटेंड करूं तो अगर ये R2 है तो ये भी क्या होगा, जल्दी बताओ, R2, अबे कोरस्पॉन्डिंग एंगल भाई, कौन सा एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ना है क्या समझ, अरे ना है क्या समझ। अच्छा अगर ये R2 है तो ये वाला एंगल भी R2 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जैसे ये वाला, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और अगर भाई ये R2 I1 के इक्वल है तो ध्यान दो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल का सीन है। कौन सा एंगल का सीन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का सीन है। अभी भी नहीं आया समझ, कोई ना बताएगा, पहले बता रहे हम नहीं आएगा समझ कि R2 I1 के इक्वल हो जावे भाई, समझ आ रहा है। अगर दो लाइन पैरेलल है ना तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रख सकते हो, पर मान लो दो लाइन के बारे में आपको नहीं पता, वो पैरेलल है नहीं, पर एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और इस तरीके से कट कर रहा है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, तो डेफिनेटली वो दो लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल। देयरफॉर KL इज पैरेलल टू MP, दैट मींस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू एमर्जेंट रे। नहीं आया क्या समझ, आ गया, मजा आ गया, कतई जहर। और बताओ, और बताओ, बताओ बताओ बताओ, कोई डाउट है बताओ, अभी अभी बताओ अभी। अरे भैया जी सब कुछ तो ठीक है, हमने पैरेलल भी प्रूफ कर दिया इंसिडेंट रे एमर्जेंट रे को। एक और इंपोर्टेंट रिजल्ट निकाला कि है ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम एंड सो ऑन। समझ आ नहीं आ रहा है, यानी μ1 2 कह सकते हो 1 बाय μ2 1, ठीक है, बढ़िया। ये भी कर चुके हैं। ये डिस्प्लेस हो रहा है, लिटरल डिस्प्लेस हो रहा है, लिटरली शिफ्ट हुआ है। पहले ये ऐसे जा रहा था, ग्लास स्लैब के आने की वजह से ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, तो शिफ्टिंग हुई नहीं हुई है। अब हम एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं लेटरल शिफ्ट का। इसका निकालने जा रहे हैं, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट का आपको नोट्स में दिख जाएगा, ठीक है। अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। बढ़िया भाई, क्या होता है लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट? इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। ये एमर्जेंट रे है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, mn डैश। यानी किसकी बात चल रही है इधर, लेटरल शिफ्ट की। तुम यार थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि भैया ऐसे जा रहा था, लेटरल डिस्प्लेस हो क्या ऐसे गया, तो मेन डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या है, mn डैश ही हुआ है। क्या हुआ है, mn डैश ही हुआ है। यानी अपने को लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट mn डैश को निकालना है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये डेल्टा नहीं बताया ना मैंने आपको, ये डेल्टा होता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मैं बताता हूं आपको, जैसे यहां देखो यार, यहां देखो यार, अच्छा खासा जा रहा था ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था। अगर ये ग्लास नहीं होता तो सीधा ही जाता, अरे हाँ या ना। बट ये डेविएट हो गया इधर की ओर, वो हो गया नहीं हो गया, ऐसे डेविएट हो गया। कितने एंगल से डेविएट हुए, इसे आप डेल्टा कहते हो। क्या कहते हो, डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, हाँ या ना। तो सेम यहां देखो, मस्ते ऐसे जा रहा था, कितने एंगल से इधर हो गया, कितने एंगल से ऐसे हो गया, उसको आप क्या कहते हो, डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। नहीं आएगा समझ, आ गया भाई, बहुत बढ़िया। अब रुको, हमका चाहिए mn डैश, हमका चाहिए mn डैश, यार mn डैश ना, एक काम करो भैया, एक काम करो भैया जी, साइन डेल्टा निकालो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, साइन डेल्टा
साइन ऑफ एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो डेल्टा का सामने वाला परपेंडिकुलर होगा यानी एम एन डैश आ रहा है। हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? 90 का सामने वाला यानी एल एम। इतना करो तो सही पहले, है ना। इन ट्राइंगल एल एम एन डैश, इन ट्राइंगल यानी लेटरल शिफ्ट किसे हम कह रहे हैं? पहले लेटरल शिफ्ट लिखो, किसे हम कह रहे हैं? एम एन डैश को। क्या कह रहे हैं बेटा? एम एन डैश को। बढ़िया। इन ट्राइंगल एल एम एन डैश, इन ट्राइंगल एल एम एन डैश। बढ़िया। यहां पे साइन डेल्टा, कौन सा डेल्टा? साइन डेल्टा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो डेल्टा का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है यानी एम एन डैश, एम एन डैश। बढ़िया। बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 90 का सामने वाला होता है यानी एल एम। बहुत है बढ़िया भैया श्री। एम एन डैश किसके इक्वल हो गया? एल एम साइन डेल्टा। और अब भैया आपने उखाड़ क्या लिया? हमका नहीं पता एल एम कितना है, हमका नहीं पता एल एम कितना है। और नहीं पता है भाई, सच बताओ नहीं पता है। रुको, आपको R1 तो पता है, आपको R1 तो पता है। दूसरा ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल में भिड़ देंगे अब हम। एल एल डैश एम, इस वाले ट्राइंगल में एंगल क्या? R1। एंगल कौन सा? R1। अब मैं R1 को यूज करना चाहता हूं जिसमें एल एम आए और एल डैश एम ना आए, क्योंकि हमें नहीं पता एल डैश एम कितना है। हम चाहते हैं एल एल डैश आए। ये थिकनेस है ग्लास स्लैब की, चौड़ाई है ग्लास स्लैब की, समझा रहे हैं? तो अब मैं इस वाले ट्राइंगल का यूज करूंगा। अरे क्या हो रहा है? इस वाले ट्राइंगल का क्या करूंगा जल्दी बताओ? यूज करूंगा और मैं एंगल R1 को लूंगा। एंगल किसको लूंगा? R1 को लूंगा। समझ आ नहीं आ रहा है? एंगल किसको लूंगा? R1 को। परंतु हमका साइड कौन कौन सा चाहिए? एक तो चाहिए हमको एल एम डैश, ये एम डैश थोड़ा ना है भाई, एल एम है। एक तो हमें साइड चाहिए एल एम, दूसरा हमें साइड चाहिए एल एल डैश। यार देखो एल एम तो चलो ठीक है, 90 का सामने वाला है यानी हाइपोटेन्यूज। और R1 एंगल को यूज करूंगा, R1 एंगल का साथ वाला साइड यानी बेस। P और H का रिलेशन कोसाइन देता है यानी कॉस। तो मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट लिखवा सकता था कॉस R1, पर तुम महसूस करो कि यहां कॉस ही क्यों यूज किया है, समझा रहा नहीं आ रहा है? यानी इन ट्राइंगल एल एल डैश एम, इन ट्राइंगल एल एल डैश एम। अब देखो भाई, इन ट्राइंगल एल एल डैश एम। बढ़िया, ठीक है। कॉस ऑफ एंगल ऑफ R1, कॉस ऑफ एंगल ऑफ R1 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? एल एल डैश। बेस क्या है? एल एल डैश। हाइपोटेन्यूज तो वही है भाई एल एम। बढ़िया, एल एम। पूरा बाबा ये ना चोलबे। एल एम निकाल लो रे, एल एम निकालो यहां से। यहां निकालता हूं, यहां स्पेस बहुत है। एल एम हो जाएगा एल एल डैश ओवर कॉस R1। और एल एल डैश क्या? थिकनेस। क्या भाई? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, T ओवर कॉस R1। अब क्या करें भाई? अब क्या किया जाए? अरे यार एल एम की वैल्यू आ गई नहीं, इसमें पुट कर दो। देयरफॉर एम एन डैश, एल एम की जगह मैं पुट कर सकता हूं T ओवर कॉस R1 और ऊपर क्या आ रहा है? साइन डेल्टा, साइन डेल्टा। बढ़िया। एक और चीज देखो भाई, एक और चीज देखो। पूरा भाई ना चोलवे। यहां देखो, ये वाला नॉर्मल था और ये वाला रे देखो ऐसे, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, पता है ना भाई यार? पता है नहीं, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से चीजें इक्वल होती है, चाहे जैसा मर्जी वैसा लाइन हो। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, चाहे ऐसे लाइन है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, यानी I1 इक्वल होगा। यार ये पूरा तो डेल्टा प्लस R1 है, यानी डेल्टा प्लस R1। और अब डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा? I1 माइनस R1। यानी डेल्टा की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं? साइन I1 माइनस R1 ओवर कॉस R1। और ये हमारा लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है। अरे मजा आया नहीं आया? याद रखना है, क्या रखना है? याद, ठीक है। अब देखो, उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी जितनी ज्यादा थिकनेस है। ज्यादा मैंने 2 स्लैब लिए थे,
अभी मैं यहाँ लगा दूंगा साइड में, ठीक है। मैंने आपको दिखाया हुआ है, इसमें ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा था, इसमें मतलब जैसे मानो अगर मैं इसको आगे लेता हूं तो मैं आगे लेता हूं, ऐसे लेता हूं, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ठीक ठाक हो रहा है। पर एक मैंने पतला सा स्लैब लिया था, ऐसा लिया था, नहीं लिया था। अब देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां भी शिफ्टिंग हो रही थी, ऐसी बात नहीं है, पर यहां शिफ्टिंग थोड़ी कम हो रही थी, यहां शिफ्टिंग थोड़ी सी हो रही थी, यहां ज्यादा सी हो रही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेटरल शिफ्ट भाई फॉर्मूला ही बताता है, हम प्रैक्टिकली भी कर चुके हैं, फॉर्मूला ही बताता है। देखो जितना ज्यादा थिकनेस होगा स्लैब का, उतना ज्यादा लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। और जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे थे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे थे, उतना ज्यादा लेटरल शिफ्ट हो रहा था। समझ आया नहीं आया? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो लेटरल शिफ्ट भी क्या बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा यार, कोई बता सकता है लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम कब होगा? लेटरल शिफ्ट कब मैक्सिमम होगा देख लेते हैं। फोर मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ऊपर वाला मैक्सिमम होगा, यानी साइन I1 माइनस R1 क्या होगा भाई? 1 होगा। 1 कब होगा? जब इसका एंगल 90 हो जाए, I1 माइनस R1 90 डिग्री। और एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम 90 हो सकता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है और 90 में से क्या माइनस हो कि 90 है, यानी R1 क्या होगा? 0। 90 माइनस 0 90। जब आप, यानी कहने का मतलब, यहां देखो यार, यहां देखो, एक ग्लास स्लैब है और वाह भाई तो अच्छा नहीं बना। अब देखो 2 पॉइंट, एक इस पे अपन नॉर्मल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? नॉर्मल। अब देखो भाई, तुम ऐसे भी कहोगे कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 है, मतलब तुम इसके अलोंग ले जा रहे हो रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और इसके लिए R1 0 होगा। R1 0 मतलब पता क्या होगा कि नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना ही नहीं, नॉर्मल के अलोंग ही जाएगा, ऐसे चला जाएगा। मैंने दिखाया भी है प्रैक्टिकल करके कि मतलब यार पूरा एग्जैक्ट ऐसे तो नहीं मार सकते, मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बहुत क्लोज थे हम इसके, ऐसे गया था। कितना लेटरल शिफ्ट हुआ जल्दी बताओ? पूरा का पूरा T लेटरल शिफ्ट हो गया, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जितना थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है। देख लेते हैं कहां गया यार, कहां गया, कहां है हम? ओ भाई साहब, अच्छा यहां है। अब देखो देयरफॉर, देखो भाई एम एन डैश किसके इक्वल हो जाएगा? अरे यही तो थे टी, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, और R1 क्या आ रहा है? 0, यानी cos 0 भी क्या होता है? 1, 1/1। लेटरल शिफ्ट थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब ही होगा। मजा आया नहीं आया? अरे स्वाद आया नहीं आया? एंड क्लियरली बच्चे, आई होप, देखो नोट्स है आपके पास पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है, डिटेल में। ये देखो, ये हमने घटियापंथी किया यार, बहुत बहुत आने लेटरल शिफ्ट का ये सब देखो, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहले बता रहे हैं हम आपको, एंड ये सारी बहुत सारी चीजें। मजा आया नहीं आया? अरे स्वाद आया? कोई डाउट है बताओ, कोई डाउट है बताओ? नहीं? हाँ भाई देखो, थैंक यू आजम जी साफ करने के लिए। किसी के पास 10 रुपए का सिक्का है क्या? थैंक यू आकांक्षा, नहीं क्या नाम है आपका? थैंक यू संध्या 10 रुपए के सिक्के के लिए। नाउ लिसन, आपको पता है क्या, जब कभी भी जब डेंसर मीडियम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है और आप रेयरर मीडियम से देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल पानी के अंदर है कोई ऑब्जेक्ट, तो आपको उठा हुआ दिखता है ऑब्जेक्ट,
अरे हाँ है ना, वो कम गहरा दिखता है ऑब्जेक्ट। यानी यहां देखो, दो सिक्का लेंगे हम, दो सिक्का लेंगे, दो एज इट इज, एक और सिक्का चाहिए हमें, दो सिक्के लेंगे, दोनों को ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। एक को हम नॉर्मली रखेंगे आपके सामने और दूसरे को हम वाटर के अंदर रखेंगे और देखेंगे। अरे भाई साहब, धन्यवाद डॉली जी एक और सिक्का के लिए। तो बच्चे दो सिक्के हमारे पास, समझ आ रहे हैं, ठीक है। सेम सिक्का है, 10-10 रुपए का सिक्का है। तो एक को मैं पानी के बाहर रखूंगा, इसकी हाइट देखो, डेप्थ देखो, इस लेवल से, और एक को मैं पानी के अंदर रखूंगा। को आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ आजम जी, आ जाओ, आ जाओ बेटा। कौन ऊंचा दिख रहा है? पानी वाला ऊंचा दिख रहा है। पानी वाला क्या दिख रहा है बेटा? ऊंचा दिख रहा है, कुछ ज्यादा ही ऊंचा दिख रहा है। वो उसका जो एपरेंट हाइट है वो कम दिख रहा है रियल हाइट से, ऊंचा उठा हुआ दिख रहा है। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत? देख पा रहे हो ऊपर उठा हुआ? ये भी किस वजह से होता है जल्दी बताओ? ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। समझ आया नहीं आया? तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि ये कितना, मतलब जो इसका रियल हाइट है, रियल हाइट है और जो एपरेंट हाइट है, कितना अंतर आएगा, ठीक है। रियल हाइट एपरेंट हाइट में क्या रिलेशन है, वो सारा अपन क्या करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? चलो, थैंक यू बेटा। तो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। एंड डेफिनेटली अभी हमने देखा प्रैक्टिकल करके कि वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दो तो ऊंची उठी हुई दिखती है ना, है ना। यानी एपरेंट जो हाइट है या जो एपरेंट डेप्थ है, जो गहराई है, वो कम होती है एज कंपेयर टू रियल डेप्थ या रियल गहराई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बढ़िया। तो अपन ड्राइव करने वाले हैं बच्चे रिलेशन बिटवीन, अपन ड्राइव करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एपरेंट हाइट एंड रियल हाइट या एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। यार यहां देखो, इस फिगर को महसूस करो पहले आप। क्या पता है यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ऑब्जेक्ट, पहले तो देखो ये सिनेरियो क्या है। अंदर ये क्या है? सरफेस है, सरफेस के उधर इंटरफेस है, एयर है। यहां क्या है जल्दी बताओ? एयर। और इधर क्या है? वाटर। और वाटर के अंदर क्या है? कोई ऑब्जेक्ट। एंड डेफिनेटली वो हमें उठी हुई दिखती है। इसका रीजन बताता हूं, बहुत तगड़ा रीजन है। मान लो ना बच्चे, आपकी आंखें यहां पे, आपकी आंखें इधर ऐसे देख रहे, हम साइड से देख रहे थे ना, ऊंची उठी हुई दिख रही थी, नहीं दिख रही थी? दिख रही थी ना, साइड से देखने पे ऊंची उठी हुई। इसका रीजन बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अब यहां देखो भाई, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है? प्यारा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सरफेस से ऑब्जेक्ट का डेप्थ, ठीक है, वो होता है रियल डेप्थ। क्या होता है भाई? एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट यहीं पे है ना, इसको अपन एक्स से डिनोट करेंगे। किससे? एक्स से, ठीक है बेटा। अब रुको, क्या होता है? अच्छा, इसे दो रे ऑफ लाइट भेजो, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट जाती है हर डायरेक्शन में, पता है आपको, हर डायरेक्शन में रेज जाती है। अपन दो ऑब्जर्व करते हैं। पहला नॉर्मल इंसिडेंट करवा दो सरफेस पे। नॉर्मल इंसिडेंट हमें पता है भाई, जब कभी भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, पर नॉर्मल इंसिडेंस के केस में जाता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो अपना पाथ डेविएट नहीं करता है, स्ट्रेट निकल जाता है। पता है या नहीं? तो एक तो रे ऑफ लाइट हमने ऐसे निकाल दिया, समझ आया नहीं आया? दूसरा, मान लेते हैं कि ऐसे जा रहा है, बी पॉइंट पे क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ। बी पॉइंट पे क्या हुआ बच्चे? इंसिडेंट। वाटर टू एयर में जा रहा है, पहले बता रहा हूं, वाटर टू एयर में जा रहा है। अरे ऑब्जेक्ट वाटर में है ना, तो ऑब्जेक्ट से ही तो रेज आएंगी। समझा नहीं आ रहा है? तभी तो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब रुको, यहां पे होगा तगड़ा रिफ्रैक्शन। क्यों? वाटर से एयर में जा रहा है, और वाटर है डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर है भाई, और एयर है ऑप्टिकली रेयरर। पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं। एंड जब कभी भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए, ठीक है, तो बेंड होता है रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसलिए बेटा ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके, ये सीधा ना जाके नॉर्मल के पास ना जाके नॉर्मल से दूर जाता है। समझ आया नहीं आया? यानी बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, द रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ऐसे जा रहा था, जैसे ही वाटर से एयर में गया नॉर्मल से अवे हो जाता है। समझ आया नहीं आया? अब पता लग, अब शांति, अब शांति, अब शांति। तुम्हारी आंखें यहां पे भाई, तुम्हारी आंखें मस्त नैन मटक के चल रहे हैं तुम्हारे ऑब्जेक्ट के साथ। आहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मस्त डाइविंग कर रही है, पलजरी, जलपरी, जलपरी। अच्छा अच्छा, देखो यहां देखो,
वो तुम्हें उठी हुई दिखेगी। क्यों उठी? देखो देखो क्यों, या देखो, समझ आया नहीं है? काहे? क्योंकि तुम्हें लगेगा आहा मेरे गर्लफ्रेंड से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो यहां से नहीं बल्कि यहां से आ रहा है। मिराज इफेक्ट वगैरह सब इसी के वजह से होता है, पता आपको? रेगिस्तान में तालाब तुलुब दिखता है ना नकली का, पर हम वहां जाते हैं वहां कुछ दिखता ही नहीं, मिराज इफेक्ट कहते हैं, सब पढ़ेंगे आगे। वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन है, मतलब जो भी है रिफ्रैक्शन का ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। बेटा असली में ऑब्जेक्ट ये है, रे ऑफ लाइट यहां से जा रहा है, पर रिफ्रैक्शन के बाद ये मुड़ गया, तो भाई आदमी को क्या लगेगा कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो यहां पे तैर रही है, पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे थोड़ा और दूर है, वो भ्रम में जी रहा है कि गर्लफ्रेंड बहुत पास है उसके। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आहा अलग ही मजे हैं। समझ आया? तो एक्चुअल में बच्चे, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहां है, पर उसकी आंखों में इमेज यहां बनेगा, आई, आई पे देखो, दिख रहा है दिख रहा है? आई पे। तो ये एपरेंट डेप्थ है, ये क्या है बेटा? एपरेंट डेप्थ, जिसे अपन वाई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? वाई से, ठीक है? अरे आई ए एपरेंट डेप्थ है, और एक्चुअल क्या है? ओ है ना। अरे नहीं आया क्या समझ? रीजन पता लगा? नहीं लगा पता? पता लग गया। भैया यहां पे नॉर्मल खींचो, खींचो, खिंचम खिंचाई करो, इधर देखो, इधर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है? रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब ध्यान दो, ध्यान दो इधर, पूरे बाबा ये ना चोल में ये दोनों लाइन क्या है भाई? आपस में पैरेलल है, और ये इसका ट्रांसवर्सल है। हाँ ये वाला इसका क्या है बच्चे? ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है? अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। यानी दो रे ऑफ लाइट है बेटा, दो रे ऑफ लाइट कह रहा हूं सॉरी, तब दो लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल जा रहा है बच्चे ऐसे, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होता है। अगर ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चे? आई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आया नहीं आया? दूसरा, दूसरा देखो, तो ये वाला एंगल आई है तो ये वाले भी क्या हो गया? आई हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरा भैया ये दोनों लाइन सेम रखो, अब ट्रांसवर्सल ने इसको लो, इसको, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे इसे आप आगे एक्सटेंड करो, ठीक है? ठीक है, समझ आ नहीं आ रहा है? तो ये वाला एंगल अगर आर है तो ये वाला भी आर हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है बेटा? वही सिनेरियो यहां पे क्रिएट हो गया। बताओ अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। अच्छा कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो। अच्छा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू जी कह लूंगा, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू ए कह लूंगा। समझ आया नहीं आया? अरे समझ आया नहीं आया? ठीक है, इसे थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ठीक से लगा नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? बढ़िया, पॉइंट बी पे लगा दो स्नेल्स लॉ। क्या लगा दो? स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ओ शिट, म्यू डब्ल्यू, म्यू जी मान लिया हमने, हमने ग्लास तो नहीं बोला था या वाटर ही बोला था? बोला वाटर था, लिख दिया हमने जी। अरे यार जो म्यू जी है ना वो ग्लास के लिए दिखाएंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। वाटर के लिए म्यू डब्ल्यू दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? म्यू डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। समझा रहे हैं? हाँ भाई, क्या कहता है स्नेल्स लॉ? क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी क्या है भाई? आई, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसे अपन म्यू ए से डिनोट करेंगे, इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे नहीं आया क्या समझ? नहीं आया क्या समझ? आ गया। अब देखो भाई म्यू, एक काम करते हैं,
साइन आई को यही रहने दो, साइन आर को इधर ले आओ। ठीक है, ठीक है, म्यू ए है, अच्छा म्यू डब्ल्यू नीचे चला जाएगा, म्यू डब्ल्यू नीचे चला जाएगा, अरे हाँ या ना। और इसको कैसे लिखेंगे, म्यू ए डब्ल्यू, म्यू ए डब्ल्यू ना है क्या समझ, कोई दिक्कत वाली बातचीत, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। और उल्टा कर दो, दोनों साइड उल्टा कर दो, तो यहाँ साइन आर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा साइन आई, और यह जाएगा 1/μ/A/W। और इसको क्या लिखते हो, μ/W A, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर चेंज हो जाता है, नहीं है क्या समझ भैया। साइन आई की वैल्यू निकालो मेन, आप साइन आई की वैल्यू निकालो, निकाल लेते हैं भाई, काय घबरा रहे हो। इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले, ये वाला एंगल क्या है जल्दी बताओ, आई, अरे वाला एंगल क्या है जल्दी बताओ, आई, तो साइन आई, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आई का सामने वाला परपेंडिकुलर यानी ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया जल्दी बताओ, 90 का सामने वाला यानी ओ बी। भैया साइन आर भी निकालो, साइन आर निकालने के लिए छोटा वाला ट्रायंगल, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना से वाला ट्रायंगल लेंगे, समझ आया नहीं आया। और यहां पे देखो साइन आर निकालो, क्या निकालो, साइन आर, अगेन साइन आर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पर आर का सामने वाला क्या है, ए बी ही है, परंतु हाइपोटेन्यूज अब चेंज हो चुका है, क्या है, आई बी, क्या है बेटा, आई बी ना है क्या समझ, कोई दिक्कत वाली बातचीत ना है, कर दो भाई, पुट कर दो इधर, तमाशा खत्म करो जो भी हो रहा है, ठीक है, बढ़िया। ये देखो म्यू डब्ल्यू ए, ठीक है, साइन आर कितना बतबा, ए बी अपॉन आई बी, साइन आई कितना आया भाई, ए बी अपॉन ओ बी, ये पता नहीं इससे कट जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा, नीचे वाला पलटेगा, यानी ओ बी ऊपर और आई बी नीचे। ए भैया जी ये ओ बी का है, ओ बी का है, ये देखो ओ बी। अब यार देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना यहाँ तैर रही है, यहाँ तैर रही, तुम ज्यादा दूर से देखोगे नहीं, गर्लफ्रेंड को पास से देखोगे ना, मतलब तैरते हुए, ठीक है। तो जिस पॉइंट से आप देख रहे हो ना अपनी गर्लफ्रेंड को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो बहुत क्लोज है किसके, ए के, ए के बहुत ज्यादा क्या है, क्लोज, ए और बी, व्हेन बी इज वेरी क्लोज टू ए, यानी पानी में ऑब्जेक्ट है और जस्ट आप थोड़ा साइड से देख रहे हो, जनरली आप ऊपर से ही देखते हो ना, जनरली आप ऊपर से देखते हो, पर मैं फिर भी बोल रहा हूं आप ऊपर से भी नहीं, आप थोड़े साइड से देख रहे हो, है ना, यहां देखो आप बस थोड़े से साइड से देख रहे हो, मतलब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी बी बहुत ज्यादा किसके क्लोज है, ए के, बी बहुत ज्यादा क्लोज है किसके, ए के, तो जहां जहां ए है वहां वहां क्या लिख सकता हूं, बी, या जहां जहां बी है वहां वहां क्या लिख सकता हूं, ए, यानी जितना ओ ए है उतना लगभग ओ बी होगा, क्योंकि पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट ए। नहीं आया क्या समझ, अरे नहीं आया क्या लफंड्रो, आ गया नहीं आ गया, बढ़िया। तो जहां जहां बी है वहां ठोक देंगे ए, पूरा बाबा, ये ओ ए क्या था, रियल डेप्थ, क्या, रियल डेप्थ जिसे हमने एक्स बोला था, और आई ए क्या था, एपरेंट डेप्थ जिसे हमने वाई बोला था, ये आ गया रिलेशन। देयरफॉर एक ट्रिक बताऊं याद करने का, ट्रिक बताऊं, नहीं बताऊं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो भाई वाटर ज्यादा डेंसर होता है एयर से, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 ही आएगा, एक से बड़ा आएगा, ठीक है, ठीक है। तो जो एक्चुअल डेप्थ है या रियल डेप्थ है, ठीक है, वो ऊपर आएगा और एपरेंट नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि एपरेंट कम होता है, कम गहरा दिखता है ना हमें, और रियल में वो ज्यादा गहरा होता है, तो ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो डिवाइड करके डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 आएगा। ये है क्या समझ, तो ये ट्रिक बता दिया मैंने आपको। और कई बारी ऐसे भी कहते हैं लोग, ऐसे भी कहते हैं यार नहीं हमें तो एपरेंट डेप्थ निकालना है, वाई निकालना है, हटे यार निकाल ले भाई, निकाल ले, क्या दिक्कत है,
अच्छा इसको वहां भेज दे, इसको वहां भेज दे, म्यू डब्ल्यू ए लिखा। कोई डाउट है तो बताओ। अरे लवंडो कोई डाउट है तो बताओ, नहीं आया क्या समझ? अब चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा रह गया ये। एक और चीज है कि भैया ये शिफ्टिंग कितनी होगी, भैया शिफ्टिंग कितनी हो गई? शिफ्टिंग मतलब ऑब्जेक्ट देखो भाई यहां पे था पर बाहर वाले को यहां दिख रहा है, तो नॉर्मल शिफ्टिंग इतनी होगी। अरे हाँ या ना? यानी नॉर्मल शिफ्टिंग कितना हो गया बेटा? ओ आई या आई ओ, बात एक ही है, आई ओ। नॉर्मल शिफ्टिंग इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना नॉर्मली शिफ्ट हो गया, मतलब कितना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कुत्ता दिखने लग गया, चलो ठीक है। ये हमारा किसके इक्वल है? ओ आई के इक्वल है, आई ओ, बात एक है। यार आई ओ कैसे आएगा, ये ए वाला कैसे आएगा? टोटल मतलब ए ओ में से ए आई माइनस कर दो, टोटल में से इतना माइनस कर दो, यानी ए ओ में से ए आई माइनस कर दो, ए ओ में से ए आई माइनस कर दो। अरे नहीं आए क्या समझ? अरे नहीं आए क्या समझ? बताओ मेरे अमरूदो, आया नहीं आया समझ? आ गया? एक काम करो, ये क्या हो गया, ए ओ कॉमन ले लो, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा, अब यार यहां तो ए ओ तो था नहीं तो इसके नीचे आ जाएगा, सिखाया हुआ है, सिखाया नहीं सिखाया? सिखाया, बहुत बढ़िया। ए ओ क्या चीज था? बिल्कुल एक्स, ठीक है, रियल डेप्थ, और ए आई क्या था? वाई, एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ए ओ है एक्स 1 माइनस ए आई क्या था? वाई, और ये क्या था? एक्स। भैया, या भैया जी, अभी आपने मुझे बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना आया था? वो आया था एक्स बाय वाई। क्या आया था? एक्स बाय वाई। उल्टा कर दो, 1 बाय, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, उल्टा कर दो, वाई बाय एक्स आ जाएगा। जहां वाई बाय एक्स है वहां क्या बांट दो। तो ये फॉर्मूला काफी टाइम आप बुक्स में देखोगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब मल्टीपल टाइम्स आप ये देखोगे, नॉर्मल शिफ्टिंग का फॉर्मूला। आसान है नहीं बताओ? अरे आसान है नहीं, सब आसान है भैया, मजा आ गया। यहां तक देखो, ओए होए अगला कॉन्सेप्ट जन्नत है भाई, जन्नत है जन्नत। तुम्हें प्रैक्टिकली टोटली रिफ्लेक्ट करवा के दिखाऊंगा रे ऑफ लाइट, टोटली रिफ्लेक्ट करवा के, विदाउट मिरर, बस मीडियम चेंज करवाऊंगा। आप बोलोगे यार भैया मैम, आप बोलोगे भैया मैं मानता हूं कि रिफ्लेक्शन होता तो है, जैसा हमने ऊपर किया था, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता, पर रिफ्लेक्शन तो होता ही होता है। पर मैं बोल रहा हूं टोटली रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन। जब कभी भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, पर कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि रे ऑफ लाइट हमेशा डेंसर टू रेयरर जाना चाहिए, यानी रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में नहीं, वाटर से एयर में जाना चाहिए। और जो वाटर एयर का इंटरफेस होगा ना, अगर मैं वहां पे एंगल एक पर्टिकुलर एंगल से बढ़ा देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर्टिकुलर एंगल से बढ़ा देता हूं, तो आप देखोगे कि रिफ्रैक्शन अकर होगा ही नहीं। मतलब जितनी भी इंसिडेंट रे है सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्शन अकर होता ही नहीं है। मतलब वहां पे आपने मिरर नहीं रखा, आपने कुछ नहीं रखा, हार्ड सरफेस, जस्ट यू आर चेंजिंग द मीडियम फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है। एंड एक पर्टिकुलर एंगल से अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा करोगे, ठीक है, तो वहां पे टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका एक बहुत तगड़ा रीजन है, इसका एक बहुत तगड़ा रीजन है। कौन सा रीजन है भैया जी? बता रहे हैं। नाउ लिसन, जरूरी नहीं है बच्चे, जरूरी नहीं है कि वाटर और एयर ही हो, ये कोई भी डेंसर मीडियम है, ये कोई भी रेयरर मीडियम है, समझ आ रहा है? ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट क्या है? डेंसर मीडियम में है। अच्छा, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, एक्स वाई क्या चीज है? एक्स वाई डेंसर और रेयरर मीडियम का इंटरफेस है।
डेंसर और रेयरर मीडियम का इंटरफेस। अरे एक्स वाई मतलब यार एक्स वाई के नीचे डेंसर मीडियम है, एक्स वाई के ऊपर रेयरर मीडियम है। समझ आया नहीं आया? आ गया क्या? बढ़िया। तो एक तो रे ऑफ लाइट, नाउ लिसन, एक तो रे ऑफ लाइट आप नॉर्मली इंसिडेंट करवा दो। अरे भाई अगर जाएगा नॉर्मल तो घंटा रिफ्रैक्ट नहीं होगा, रिफ्रैक्ट नहीं होगा, ये अपना पाथ चेंज नहीं करेगा, अरे सीधा चला जाएगा। हाँ या ना? बढ़िया। तो इससे बहुत सारी रेज ऑफ लाइट जा रही है, बहुत सारी जा रही है, समझा रहे बेटा? तो दो तीन और लेते हैं भैया, कुछ एंगल पे भी जा रही होगी। हाँ बेटा एंगल पे जा तो रही होगी, बहुत बढ़िया। A1 पे गिरा, ओ A1 एक इंसिडेंट रे है, A1 पे आप नॉर्मल बनाइए, ठीक है बेटा? डेंसर से रेयरर में जा रहा है, और जब कभी भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, तो ये सीधा ना जाके इधर मुड़ जाएगा थोड़ा और, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब आपने क्या किया? अच्छा अगर आप थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओ, यहां देखो, ठीक है? जैसे बीच में कोई भी ले लिया मैंने, थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, बढ़ रहा है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो थोड़ा और बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ आ नहीं है? एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगा देखना, फॉर अ पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो मुझे इतना पता है कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा। समझ आ नहीं है? तो फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ओ A2 को देखो, किसको देखो? ओ A2 को, बहुत बढ़िया भैया जी। ओ A2 को देखा, A2 पे नॉर्मल खींचो। इस एंगल के लिए देखो यार, ये थोड़ा और ऐसे जा रहा है, एक एंगल तो आएगा ना जब ये पूरा सरफेस के अलोंग जाएगा, जब रिफ्रैक्टेड रे पूरा का पूरा किसके अलोंग जाएगा? सरफेस के अलोंग जाएगा। फॉर पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of refraction is of 90 degree and that angle of incidence is called critical angle. The angle of incidence in a denser medium for which the angle of refraction in rarer medium is 90 degree, then angle of incidence is called critical angle. नहीं आया क्या समझ? अरे नहीं आया क्या लुल्लो? नहीं आया क्या? चलो भाई तुम्हें और थोड़ा महसूस करवा देते हैं, यहां देखो। ओए ये क्या है? ये वाटर मान लो डेंसर मीडियम है, अरे एयर है रेयर मीडियम, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है भाई, क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है बढ़िया भाई। एक रे ऑफ लाइट सीधा जा रहा है, निकल लेगा, ठीक है? दूसरा कुछ एंगल पे जा रहा है, तो नॉर्मल खींचो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। क्यों भाई, क्यों अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा? जल्दी बताओ। अरे क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो रे ऑफ लाइट बेंड होगा बट अवे फ्रॉम नॉर्मल। नहीं है क्या समझ? थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओ, यहां पे नॉर्मल खींचो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, ठीक है? ये दोबारा अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, आया ना? फॉर अब देखो इसे थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूं। फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा इस सरफेस के अलोंग चला जाए, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल कहते हो, या IC भी कहते हैं, या कई लोग C कहते हैं। क्रिटिकल एंगल C कह लो या IC कह लो, बात एक है। नहीं आ रहा क्या? अभी भी नहीं आया समझ? अब रुको, इसके बाद क्या होगा? अब भाई साहब आपने हार माने नहीं, हम तो भाई TIR करवा के रहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अरे बाबा करवा के रहेंगे, ठीक है? अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे, मतलब क्रिटिकल एंगल से और बढ़ाएंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन 90 तो होगा ही होगा, क्योंकि और अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। ग्रेटर देन 90 ओके, यानी उसी मीडियम में वापस आ जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा रहे हो, और यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है,
समझ आया? समझ आया? तो अब ये रिफ्लेक्ट होगा नहीं, टोटली क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। और इस कंडीशन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अरे आया नहीं आया समझ? क्या कंडीशन है? अरे भैया क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन कि रे हमेशा डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। TIR तभी होगा, टोटली रिफ्लेक्ट तभी होगा रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब कभी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर में जाए। अरे नहीं आया क्या समझ? और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो। समझ आ रहा है? पहला। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो। नहीं आया क्या समझ? दो कंडीशन है, पहले बता रहा हूं, पेपर में आता है, लिखे हैं नोट्स में, लिखे हैं, डोंट वरी, अच्छे से लिखे हैं। अब देखो भाई, अभी हम करके देखेंगे TIR का फुल एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, मजा आ जाएगा पूरा महसूस। एक्सप्लेन करने को आता है TIR का फिनोमिना, तो इतना आप लिखो, इतना डायग्राम अच्छे से बनाओगे पेंसिल से, और इतना आपको लिखना पड़ेगा। नहीं आया क्या समझ? नहीं आया क्या समझ? तो ये देखो, अभी हम महसूस करने वाले पूरा कॉन्सेप्ट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, it is a phenomenon of reflection of light into denser medium from an interface of denser and rarer medium is called TIR, total internal reflection. दूसरा critical angle क्या था? It is the angle of incidence in the denser medium for which angle of refraction is in a rarer medium is 90 डिग्री। नहीं आया क्या समझ? इसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं या IC से भी डिनोट करते हैं, बढ़िया। और इसका वैल्यू हमेशा मीडिया पे डिपेंड करेगा, डेंसर और रेयरर मीडियम कौन कौन से हैं, अलग अलग पेयर के लिए। फॉर एग्जांपल ग्लास और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा, वाटर और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा, ठीक है, ऑयल और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा। नहीं आया क्या समझ? आ गया क्या? बहुत बढ़िया। दो एसेंशियल कंडीशन, ओरा भाई पहला प्यार है रहा तुम्हारा। टू एसेंशियल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर, पहला, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। नहीं आया क्या समझ? आ गया? चलो भाई अच्छे से कर लेते हैं अब इसका एक्सपेरिमेंट। ये देखो पूरा महसूस करते हैं, कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा, जब कभी भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो डेफिनेटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यानी आप देख सकते हो भाई, वाटर में कहीं ऊपर मिरर नहीं रखा हुआ है। क्या वाटर में कहीं मिरर रखा हुआ है? नहीं ना, ठीक है। यानी टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा रे ऑफ लाइट अगर वाटर से एयर में गया और हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल करवाते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल करवाते हैं, तो ठीक है बेटा। इस इंटरफेस को ऑब्जर्व करना है आपने, ठीक है, ओके। ये नीचे इसके वाटर है और ऊपर क्या है बच्चे? एयर है, बढ़िया है। कर दो भाई, लाइट बंद कर दो, थैंक यू बेटा। अब देखो इसको मैं थोड़ा आगे करता हूं। यहां देखो, अगर मैं नॉर्मली करवा रहा हूं, देखो ऊपर ऊपर देख सकते हो बेटा, क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हुआ है। क्या हुआ है? रिफ्लेक्ट हुआ है। अभी TIR नहीं हो रहा है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ही मैंने 0 दिया है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान दो। एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी भी क्या हो रहा है, जल्दी बताओ? रिफ्रैक्शन हो रहा है। मैं चाहता हूं रिफ्रैक्शन बिल्कुल ना हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने के लिए मैं इस थोड़ा इसे आगे ले जाऊंगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, ये देखो लाइट दिख रही है टोटली बेटा, लाइट दिख रहा है टोटली। क्या हो रहा है जल्दी बताओ? टोटली रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो बाहर से, ये देखो मेरा हाथ, देखो मेरे हाथ में कहीं दिख रहा है लाइट आता हुआ? नहीं ना। यानी एक भी पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, टोटली क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी भी नहीं आया समझ? अब आ गया, क्योंकि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल किया है और वाटर से एयर में जा रहा है। मजा आया नहीं आया? ये देखो अंदर ही अंदर क्या हो गया बच्चे, जल्दी बताओ, आया ना? तो इसे कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अरे हाँ या ना? रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, ठीक है।
भाई ध्यान रखना, क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम में बनेगा, समझा नहीं? क्रिटिकल एंगल वह एंगल है, ठीक है, डेंसर मीडियम में, वह इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में 90 बन जाए। यार कहने का मतलब क्या है, मान लो ये दो मीडियम है, ये मीडियम बी है और ये मीडियम क्या है ए, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंड डेफिनेटली म्यू बी बड़ा है म्यू ए से, यानी ये डेंसर है। ये क्या है बच्चे? डेंसर। नहीं आए क्या समझ? नहीं आया? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां देखो, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है, जिसके लिए रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, आर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल कहते हो। क्या कहते हो? क्रिटिकल एंगल। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। अब यार इसके लिए स्नेल्स लॉ लगाना। स्नेल्स लॉ देखो, डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आई की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, सी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ओए, और यहां देखो, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, 90। पूरा बाबा, साइन 90 का होता है 1। एक काम करो, म्यू बी है और म्यू ए को इधर ले आओ और साइन सी को उधर भेज दो। बढ़िया। ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी। अगर मान लो रेयरर मीडियम एयर है या वैक्यूम है, तो इसे सिंपल म्यू कह सकते हो। क्या कह सकते हो? म्यू 1 बाय साइन सी। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। आया नहीं आया समझ? ये बहुत सारी चीजें हैं डेफिनेटली। अच्छा, कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए यार, कुछ चीजें पता होना चाहिए। म्यू एक और के इक्वल होता है, म्यू एक और चीज के इक्वल होता है, वेवलेंथ इन वैक्यूम और वेवलेंथ इन मीडियम। चलेगा ना? चलेगा, बहुत बढ़िया। ये चीजें हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। दो क्वेश्चन है जो अपन को करने हैं, तो पहला क्वेश्चन यहीं पे कर लेंगे, पहला क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। देखो, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। वाओ, ओए क्रिटिकल एंगल कितना दे दिया रे? 30 डिग्री, यानी सी कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। नहीं आएगा समझ? म्यू किसके इक्वल होता है, 1 बाय साइन सी। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 बाय साइन सी। समझ आ नहीं आ रहा है? यानी 1 बाय साइन 30, और साइन 30 1 बाय 2 होता है भाई, 1 बाय 2, तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, उल्टा होके क्या हो जाएगा 2। हाँ बेटा, कौन आए? आंटी आए? मैं आ रहा हूं। उन्हें ना 5 मिनट पानी पुनी पिला, मैं 5 मिनट के अंदर आ गया मेरे लाल। देखो बेटा इधर, ओए मेरा चुसेडियो, देखो पूरा बाबा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 आया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझा नहीं आ रहा है? अरे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, नहीं आ रहा क्या समझ? ये आ गया 2, बहुत बढ़िया। चलो जहर स्वाद ना आ रहा है? आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अपने को यार देखो, ये कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, v इक्वल टू 2। अरे v वहां भेजो, 2 यहां भेजो। v कितना हो जाएगा 3 × 10⁸/2, यानी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी हाफ हो जाएगा। यही आंसर है। अरे हाँ या ना? मजा आया नहीं आया? आ गया क्या मजा? बहुत बढ़िया, कतई जहर। घटिया क्वेश्चन था नहीं था क्या? ओके, अगला भाई, अगला क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, जल्दी बताओ? एक्सपोर्ट। बढ़िया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या दे दिया रहा है, 4/3। डिटरमाइन द एंगल ऑफ कोन विद इन विच द एंटायर आउटसाइड व्यू विल बी कन्फाइंड फॉर अ फिश अंडर वाटर। ओ रब्बा भाई, मस्त क्वेश्चन दे दिया। अरे एक मछली है, क्या है? मछली पानी के अंदर। आहा, मच्छी है, मच्छी। देखो बेटा इधर समझो, मच्छी की आंखें हैं इधर, मछली की आंखें ये वाली, ये मछली की आंखें है। एंगल ऑफ कोन क्यों बोल रहे हैं ऐसा, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, जैसे आप भी कॉनिकल वे में देखते हो, आप भी जब देखते हो ऐसे और ऐसे, तो कुछ एंगल बन रहा है।
तो देखो मछली भी देखेगी तो इधर का भी व्यू देख सकती है, इधर का भी व्यू देख सकती है, अरे हाँ या ना। तो यहां पे कोन बनेगा, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कॉनिकल एंगल। समझ आ रहा है? दूसरी बात, पर कौन सा कॉनिकल एंगल? डिटरमाइन द एंगल ऑफ द कोन विदिन विच द एंटायर आउटसाइड व्यू विल बी कन्फाइंड। बाहर का जितना भी व्यू है ये मछली देख सके। यानी यानी आप क्या चाहते हो? ओए लुल्लो, क्या चाहते हो? इधर यहां पे चाहते हो कि भैया यहां से जो रेज है ना इसकी आंखों से, वो क्या क्रिटिकल एंगल पे बहे। कितना एंगल पे जाए? क्रिटिकल एंगल पे जाए। क्यों भाई क्रिटिकल एंगल पे क्यों जाए, कोई बताएगा? अगर क्रिटिकल एंगल पे रे जाएगा तो रिफ्रैक्ट होके पूरा ऐसे जाएगा। मान लो रिफ्रैक्ट होके ऐसे जाता तो यहां का व्यू दिखता है, यहां का नहीं दिखता इसे। अगर मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा व्यू दिखे इसे, तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एंगल ऑफ जैसे एंगल कह रहा हूं, रे जो इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहिए, यानी इंटरफेस पे कितने एंगल पे पड़ना चाहिए? क्रिटिकल एंगल पे, ताकि ये रिफ्रैक्ट होके टोटली कवर कर ले। सेम यहां भी, सेम यहां भी ऐसे जाए टोटली कवर कर ले। यार पता है जो भी लोग बाहर है ना, जो भी लोग बाहर है देखो, तो अगर इसके आंखों से रे ऐसे जा रहे हैं तो इस बंदे से रे ऐसे जाएगा, रिवर्स। पता ना, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मुझे मतलब ये वाला भी किस पे जाना चाहिए जल्दी बताओ? सी पे। भाई एक चीज ध्यान दो, ये कौन है हमारा? क्या है बेटा? कौन। अगर ये सी है तो एबीसी हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अरे यार दो पैरेलल लाइन ऐसे, समझ आ रहा नहीं यार? अगर ये एंगल सी है तो ए बी एंगल सी हो जाएगा, ये एंगल सी है तो ए बी एंगल सी हो जाएगा। ये पूछा हमसे, रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू 2c, रिक्वायर्ड एंगल ऑफ द कोन इज इक्वल टू 2c, 2 टाइम्स क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल निकालो रब्बा, वाह क्रिटिकल एंगल निकालो। यहां देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अरे यार तू क्या घटिया पंथी कर रहा है? यहां देख बेटा 1/sin c होगा ना, तो म्यू डब्ल्यू बोल या म्यू बोल, क्या घंटा फर्क नहीं पड़ता। साइन सी क्या होगा रे? 1/μw, यानी इसको ये म्यू डब्ल्यू ही दिया था ना, रिवर्स कर ले रहे। 4/3 है, क्या हो जाएगा? 3/4, यानी सी किसके इक्वल हो जाएगा जल्दी बताओ? साइन इनवर्स 3/4। अरे हाँ या ना? पर एंगल सी नहीं था, क्या था? 2c, यानी 2 साइन इनवर्स 3/4। जो ऑप्शन होगा इसे टिक कर दोगे। समझ आया नहीं आया? मजा आया नहीं आया? मस्त क्वेश्चन था। शिट, आई होप आज का लेक्चर बहुत मस्त लगा होगा आप लोगों को। ठीक है, जलवा है हमारा। चलो बाय। मतलब